देखिए मेरा प्यारा बच्चा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में आज हम लोगों का फोर्थ लेक्चर है। इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास और एम्पेरिकल फार्मूला टॉपिक या कंटेंट को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक आज नहीं जाने वाला है। हो सकता है कि 1 आवर से पहले ही हमारी क्लासेस ओवर हो जाएं। इसमें बस केवल आपको प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैंने 2 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक पे आएंगे। चलिए पहले आज के टॉपिक सीखते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा सबसे पहली जो हेडिंग हमने रखी है वो हमने रखा है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है ये तो चलो नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई एवरेज। एवरेज का मतलब आप लोग जानते ही हो कि भाई जब एवरेज माना निकालना हो, दो या दो से ज्यादा चीजें हैं उनको ऐड करके आप एवरेज निकाल सकते हो। एक सिंपल वे में एवरेज निकालते थे, आप लोगों को पता ही था। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई एवरेज एटॉमिक मास की, ये बात थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए इस चीज को आप ऐसे समझो प्यारा बेटा, कि मान के चलो कि हमारे सामने कई सारे एलिमेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। शायद आप लोगों ने ये वर्ड पहले कभी सुन रखा हो या पढ़ा हो, उम्मीद करता हूँ शायद पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बता देता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये टॉपिक आया था। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम कहते कि नहीं है, आइसोटोप्स हम ऐसे स्पीसीज को कहते हैं। स्पीसीज का मतलब क्या हो गया कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम वॉटेवर। तो फिलहाल एटम्स यहाँ बात करेंगे। तो ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है मेरा प्यारा बच्चा, एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। ये क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, डिफरेंट दैट इज सेम। वो क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, सेम होता है। लेकिन इनका जो मास नंबर होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वो मास नंबर क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, डिफरेंट होता है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे कि हमने कह दिया कार्बन। अब कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन 12 भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन 14 भी एग्जिस्ट करता है। ये कार्बन के दो आइसोटोप्स है ना। कार्बन इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर हम यहाँ पर मास देखें तो इस कार्बन का देखो एटॉमिक मास कितना दिखा रहा है, 12, और इसका जो मास नंबर है वो कितना दिखा रहा है, 14। अब मुझे कोई पूछे कि कार्बन का मास कितना होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन, तो हम कार्बन का मास 12 बोले कि 14 बोले, ये तो समस्या वाली बात है ना। आप 12 भी कह सकते हो या 14 भी कह सकते हो, तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा ना कि आप किसकी बात कर रहे हो। इन जनरली हम जब बोल देते हैं, इन जनरली हम बोल देते हैं कि 12 होता है, लेकिन एक्चुअली में हम 12 बोले या 14 बोले ये एक डाउट का पोर्शन है। ये हुई बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर तुम कभी पीरियोडिक टेबल देखो और उसमें एलिमेंट के मास देखो तो एलिमेंट के मास आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, 12.0043 ऐसे करके। मतलब आप अधिकतर एलिमेंट के मास ऐसे ही दिखोगे। हम जिसका भी याद करते हैं, माना सोडियम का हमने 23 याद किया, तो सोडियम का बिल्कुल एक्यूरेट 23 नहीं होता है, वो 23 पॉइंट समथिंग ऐसे करके कुछ जाएगा। तो ये सब क्या है जो डेसिमल में लिखा है, व्हाट इज दिस, वो जो डेसिमल में लिखा है वो होता क्या है। डेसिमल में तो कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो मास नंबर है ये डेसिमल में हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मास नंबर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर होते थे ना। आपने 9th या 8th में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर बोलते थे। अब यार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर डेसिमल में तो नहीं होंगे। माना 8 + 5 है तो 13 हो जाएगा। अब ये थोड़ी है कि वो 12.567 ऐसे हो जाएगा, डेसिमल में तो आने का कोई मुद्दा ही नहीं था। तो फिर ये डेसिमल में जो हम मास देखते हैं कई जगह पे, कहाँ कहाँ, माना कभी कभी आप न्यूमेरिकल जब होता है तो उसमें वैल्यू दी रखी होती है, या तो आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो वहां पे मास दिया होता है, या कोई एक चार्ट देखो जिसमें मास की वैल्यू लिखी हो तो वहां पे मास लिखा होता है। तो ये डेसिमल में मास क्या लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में जो डेसिमल में मास लिखा है वो एवरेज एटॉमिक मास है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्या है ये जो मास लिखा गया है, किस बेसिस पे लिखा गया है। ये लिखा जाता है कि उनके कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं और कितने परसेंट वो पाए जाते हैं। कितने परसेंट वो पाए जाते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते क्या है, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस। हमने कहा कि माना कार्बन 12 है, ये पाया जाता है 99%। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला कि माना कार्बन 12 पाया जाता है 99% हमारे अर्थ क्रस्ट में, या फिर आप कह दो हमारे सराउंडिंग में। और जो कार्बन 14 है वो 1% पाया जाता है। तो उनका मास क्या है, आइसोटोप का मास क्या है और कितना परसेंटेज है, आइसोटोप का मास क्या है और कितना परसेंटेज है, उस बेसिस पे उनका एवरेज निकाला जाता है, एवरेज मास। और उसी हम एवरेज मास को डेसिमल की फॉर्म में देखते हैं और वही कहलाता है एवरेज एटॉमिक मास।
आपसे वो पूछेगा नहीं कि बताओ जरा एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। आपसे जब वो कहे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप कहोगे एवरेज एटॉमिक मास अलग अलग जो आइसोटोप्स होते हैं उनके परसेंटेज ऑफ अबंडेंस की बेसिस पे उनका एवरेज निकाला जाता है, और उसी को कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखो जरा, सिंपल सा है। क्या है? A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 प्लस ऐसे ऐड होता चला जाए। भाई जैसे इसी का मुझे निकालना था एवरेज एटॉमिक मास, तो कैसे निकालेंगे? A1 A2 A3 क्या है? ये मास है, ये है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। P1 P2 P3 जो है ये क्या है? परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, मतलब कितने परसेंट पाए जाते हैं वो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस हो गए। अब जैसे मैं कार्बन पुराने तरीके से देखो, तो पहले वाले का मास कितना था? 12, तो A1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना परसेंट पाया जाता था? 99%, तो ये क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। प्लस करेंगे, दूसरे आइसोटोप्स का जो मास था वो कितना था? 14, तो वो दूसरे वाले का मास हो जाएगा। दूसरे वाले का परसेंटेज कितना है मेरा प्यारा बेटा? 1, तो ये उसका दूसरे वाले का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस हो गया। तो A1 P1 प्लस A2 P2 ऐसे करते रहोगे जितने भी आइसोटोप्स होते होंगे, और डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे। जैसे 100 करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला? कि एवरेज एटॉमिक मास। हाँ बोलो बेटा अस्मिता। सर P2 हमें लर्न करना पड़ेगा। क्या बोली बेटा? सर नहीं P नहीं नहीं की नहीं, वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेगी। ना 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 बेटा बिल्कुल नहीं। वो सब क्वेश्चन में दिया रहता है, कैसे आता है मैं बताता हूँ। अभी बस केवल इतना याद रखो कि फॉर्मूला है A1 P1 प्लस A2 P2 डिवाइडेड बाई 100। ये एक फॉर्मूला है जिससे एवरेज मास निकलता है। अगर और ज्यादा होंगे तो और ऐड करते चले जाएंगे। अब मन में अगर ये आए कि क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी अगर आ जाएगा तो सिलेबस का पार्ट है ये। देखिए अगले पेज पे माना क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इन्होंने एक टेबल बना दी। इस टेबल में कह दिया कि भैया सबका जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास की वैल्यू लिख दी, ठीक है, और कह दिया कि इनका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इतना है। आप इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो। क्या निकालना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गन। तो यहां पर अगर तुम देखो तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हम ऐसे लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटोप्स कितने हैं? 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? आप देख ही रहे हो, 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं, आर्गन ये और ये और ये। इनका मास जो दिया है तुम वही रखोगे। फिर ये नहीं कि सिंबल के अकॉर्डिंग उठा के रख दोगे बेटा, ये सिंबल वाला फिर नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है मास। अगर मास नहीं दिया होता तब तो हम ये सिंबल वाला उठा के रख दिए होते जो ऊपर लिखा रहता है। कोई भी सिंबल लिखते हैं तो नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। अगर केवल सिंबल और परसेंटेज दिया होता तो यहाँ का मास उठा उठा के रख लेते हम, लेकिन मास अलग से दिया है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आपका हो गया A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 डिवाइडेड बाई 100। पिछली क्लास में मैंने छोटे छोटे कई सारे टॉपिक पढ़ाए थे, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद करता हूं कि आप वो लेक्चर देखोगे और वो छोटे छोटे डाउट्स सारे क्लियर करोगे। अब इसमें देखो, ये जो है ये है A1, ये जो है ये है A2, ये जो है मेरा प्यारा बच्चा ये है A3। यहीं पे ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस देखो, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। आपने क्या किया? फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया। आपने पहले A1 की वैल्यू रखा 35.967 इंटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना है? 0.337। फिर दूसरे वाले का मास रखा कितना? 37.962, उसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना है? 0.63, ठीक 0.63। फिर अगले वाले का मास रखा कितना है? 39.962 इंटू 99.96, और सबका A1 P1 A2 P2 A3 P3 डिवाइडेड बाई 100 जब किया, सॉल्व किया, तो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ गया। मतलब क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला आता है, कोई कठिन है ही नहीं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए आप। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। सभी लोग एवरेज एटॉमिक मास निकाल के दिखाएंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेटर पहले यूज करिए, मैं देखूं कि फॉर्मूला लगा पा रहे हो कि नहीं। अब एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए। प्रखर लेट बताया करो, नहीं आपकी एब्सेंट लग जाएगी हर दिन, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखिए क्या है? A1 P1 प्लस A2 P2 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दे रखे हैं तो ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। ये इनके मास दे रखे हैं तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख के निकाल के दिखाइए जल्दी से। करिए क्वेश्चन। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, जल्दी से मुझे बस आंसर चाहिए। देखो देखो कौन एक्यूरेट निकाल पा रहा है। पूरी वैल्यू रख के तब रखिएगा सॉल्व। रफ कॉपी रखे होगे ना कोई लोग?
करिए करिए, जल्दी जल्दी करिए। मैं तब तक देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है। 75.77 इंटू, सर 35.45522092 हाँ कितना आ रहा है? 35.455 455 22 0923। 0923। किसी और का आ रहा है इतना आंसर बेटा? देखिए किसी और का आ रहा होगा तो उसका मतलब सही है। किसी और का ना है तब भी सही है। अरे वाह, कॉन्फिडेंस देख लो। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी करिए बेटा। मेरा 65.095 अरे भैया 65 कहाँ चला जाएगा? मास जब 34 35 है। हम इसीलिए करा ही रहे हैं ये क्वेश्चन। मुझे विश्वास है तुम लोगों पे कि तुम लोग यही काम करोगे एग्जाम में भी जाके। 35 के आसपास ही आएगा कुछ। कुछ भी करने लगा जाते हो बेटा। सॉरी सॉरी सर सर मैंने गलत लिख दी थी। हाँ सही आ रहा है। बाकी लोग जल्दी करिए। यस सर आपसे। हाँ सेम आ रहा है तो इसका मतलब सही होगा। मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 36.9659। हाँ लगभग लगभग आंसर जो है वो सही ही आ रहा है। ठीक है 35.45 सही आ रहा है आंसर। ठीक चलिए, तो मतलब आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। A1 P1 प्लस A2 P2 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे करके निकाल सकते हो। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन भले आसान हो तब भी करना आना चाहिए बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का हम लोगों ने पहला टॉपिक सीखा कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है। ये कई सारे जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एवरेज मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जब हम आए तो यहाँ पर एक अगली हेडिंग है। इस हेडिंग को हम जानते हैं किस नाम से? दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत सिंपल सी चीज है, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे, बिल्कुल कठिन भी नहीं है इनमें चीजें। समझिए क्या होता है। अगर मैं बात करूं मेरा प्यारा बच्चा मॉलिक्यूलर फार्मूला की, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है? ये एक ऐसा फार्मूला होता है जो रिप्रेजेंट करता है क्या? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। आप इस लाइन पे ध्यान दो। एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक ऐसा फॉर्मूला जो केवल सिंपलेस्ट रेशियो बताए, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताए, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। हमने माना यहां पर लिखा है कि एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो, ये फॉर्मूला मेरा प्यारा बच्चा क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कई सारे बच्चे ऐसे जो 10th ICSE पढ़ चुके हैं उनके लिए बड़ा आसान होने वाला है आज की क्लास, क्योंकि वो लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आपने लिखा है तो इस फॉर्मूले को अगर देखो तो ये है क्या? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है। ये बताता है कि कार्बन के 6 एटम हैं, ये बताता है हाइड्रोजन के 12 एटम हैं, ये बताता है ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने एटम है उसको बताए, ऐसे फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो इनका सिंपलेस्ट रेशियो बताए खाली, मतलब अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाली, 6 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो सिंपलेस्ट रेशियो देखो कितना निकलेगा? CH2O। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या नाम देंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम है उसको बताए, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो एटम और एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो को केवल रिप्रेजेंट करे, एटम और एलिमेंट के बीच में जो रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो वो कितना है, जो उसको रिप्रेजेंट करे, उसको क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी, आप आराम से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार पिछले स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ पिछली स्लाइड देख लो अभी, और एग्जांपल दे रहा हूँ उसे समझ में भी आ जाएगा। जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताए कितने हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करे केवल, उस फॉर्मूले को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैं एक और दो क्वेश्चन और से प्रैक्टिस करा के समझाता हूं। देखो जैसे यहां देखो बेंजीन, आपको पूछ रहा है कि बेंजीन का तुम्हें बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला।
तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। क्या कोई बताएगा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा फिर? C1H1। C1H1, हाँ, या केवल CH या C1H1, वेरी गुड। चलिए सही, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन कोई एक लोग बताइए हमको जरा कैसे करना है। ये है एक काफी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एक पॉइजन होता है जिसका नाम है डायोक्सिन। ये डायोक्सिन कई बार मूवी में मैं दिखाते हैं। बताऊं एम्पिरिकल फॉर्मूला? हाँ, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ बेटा अस्मिता। तो मैं बताऊं एम्पिरिकल फॉर्मूला? हाँ बताओ अस्मिता, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। सर C6H2 C6H2 Cl2 O। ओ, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको बस देखना क्या है कि जो भी यहाँ पर लिखा है उसके एलसीएम को डिवाइड कर लेना है, सॉरी मतलब उनके जो नंबर है उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो कि पूरे नंबर 2 से कट जाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू से कट जाए उससे आप डिवाइड करके देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। अब मैं और फॉर्मूला लिखूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, हमने कहा माना हमने लिखा H2SO4, मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड का ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई बता सकता है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस? H2SO4 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? बताओ जरा, आप देखें कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। HSC2। वाह, HSO2 कहाँ से हो गया भैया? वाह, तुम लोग अजीब बुद्धि वाले आदमी हो। जब सबसे डिवाइड होगा तभी तो डिवाइड करोगे, हमें मालूम। तो अरे बेटा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? हाइड्रोकार्बन का मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई अगर 2 लिखा होता तब सबसे यही रहेगा। हाँ यही रहेगा, बिल्कुल सही। तो क्या रहेगा? वो यही वैल्यू रहेगी। तो मतलब मुझे मालूम था कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इस वजह से मुझे ये कराना पड़ा क्वेश्चन। लेकिन आप लोग तब भी होश में बैठो क्लास में कि भाई जब तक सिंपलेस्ट रेशियो में सब ना कट जाए, यहाँ पर सारे नंबर कट रहे थे। अगर माना यहाँ पर केवल O लिखा होता तब तो कुछ भी ना कटता, तब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता, यही इंपेरिकल फॉर्मूला होता। तो जब सारे के सारे एटम एक सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड हो तब तो इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों यही है। तो इतनी देर डिस्कशन के बाद, इतना एक्सप्लेनेशन के बाद, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो किसी कंपाउंड के एटम और एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो को केवल रिप्रेजेंट करे उसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, मैं काम कर रहा हूं कि मैं एक क्वेश्चन पहले करके आपको समझाता हूं, फिर आप लोगों का होमवर्क है कि मुझे 5 क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करके बताओगे, दिखाओगे। इसके बिना काम नहीं चलने वाला आपका। देखिए किया कैसे जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने के लिए पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूला सीख लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए भी इंपेरिकल फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, ये नीड है। तो जब वो नीड ही है कि वो तुम्हें पता ही होना चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला, तो पहले यहां पर कुछ चीजें ध्यान से समझो। हम इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए आपको ये जो यहां पर एक फ्रेमिंग दे रखी है, फ्रेमवर्क, आप इस फ्रेमवर्क को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। आप एक टेबल की फॉर्म में हमेशा सॉल्व करोगे इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले एक कॉलम लिखा करोगे, जैसे एलिमेंट का कॉलम बना लिया करोगे, परसेंटेज कंपोजिशन का कॉलम बना लोगे, कोई कितना कितना परसेंट पाया जाता है, एटॉमिक मास का कॉलम बना लोगे, मोल्स ऑफ एलिमेंट, कितने मोल्स ऑफ एलिमेंट निकले हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इफ रिक्वायर्ड। ये तो तब जरूरत पड़ता है अगर रिक्वायर्ड पड़े। क्या रिक्वायर्ड, कैसे रिक्वायर्ड भी समझा दूंगा। आप हमेशा ये एक टेबल याद कर लो, कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन करना होगा तो तुम्हें इस टेबल से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें ये पता ही होना चाहिए। सबसे पहले जब इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने का क्वेश्चन आए तो देखो जो जो एलिमेंट पता है, अगर उनके सिंबल दे रखे हैं देन वेरी गुड, नहीं तो सिंबल आपको याद होने चाहिए। जैसे एक कोई कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर सोडियम है, उसका सिंबल ये है, सल्फर है, इसका सिंबल ये है, ऑक्सीजन है, इसका सिंबल ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन में करना क्या था कि इनका परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। देखो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कौन कितना कितना परसेंट पाया जाता है, कितना कितना परसेंट है, दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। नहीं तो परसेंटेज कंपोजिशन तो निकाल भी सकते हो,
भाई जैसे कभी कभी परसेंटेज कंपोजिशन, माना मुझे वाटर में कोई पूछे कि वाटर के अंदर तुम हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, तो ये तुमने सीखा होगा 9th क्लास में कि टोटल मास इसका कितना होता था, 2 × 1 + 16 और 18 आता था। तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो टोटल हाइड्रोजन कितना है डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100, ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन निकलता था। मैं तो केवल रिमाइंड करा रहा हूं, यहाँ पे कोई जरूरत थोड़ी परसेंटेज कंपोजिशन की। फिलहाल परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन में दिया रहता है ज्यादातर, ठीक। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो इनके दिए हुए हैं वैल्यू वो उठा के लिख दो, 29.11, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 40.51, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 30.38। चलिए लिख दिया सर जी। आगे देखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अधिकतर एलिमेंट जो होते हैं उनके दिए रहते हैं। जब तुम एग्जाम में जाओगे प्यारा बेटा तो देखोगे एटॉमिक मास हमेशा सबका दिया रहता है, न्यूमेरिकल में पक्का दिया रहता है, और कुछ के याद भी रहते हैं, वैसे दिया ही रहेगा, अदरवाइज कुछ के सिंपल 20 तक तो याद करते ही हो। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। चलिए जी, अब अगला नेक्स्ट कॉलम जो है दैट इज मोल्स ऑफ एलिमेंट। मोल्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है भैया, या इसको एटॉमिक रेशियो भी कहते हैं। तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा या मोल्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा, इसको ध्यान दो। हाँ बिल्कुल सही, कई बच्चों को याद है क्योंकि वो लोग 10th में पढ़ रखे हैं, 10th एसएससी वाले। परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, सीबीएसई में नहीं था इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। तो परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास आपने डिवाइड करके निकाल लिया, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए अगला कॉलम हमने क्या किया कि भैया परसेंटेज कितना दे रखा था 29.11 डिवाइडेड बाई 23, फिर यहाँ पर कितना निकला 40.51 डिवाइडेड बाई 32, फिर यहाँ पर कितना निकला 30.38 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो जरूरी नहीं है कि इतना कठिन आए कि डिवाइड करने में प्रॉब्लम आए, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। वहां पे कभी कभी बड़ा सिंपल वे में क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं टाइम आपका कंज्यूम ना हो, इसीलिए जल्दी से कैलकुलेटर यूज करके बता दे रहा हूँ। 29 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, डिवाइडेड बाई 23। तो जैसे डिवाइड किया तो देखो वैल्यू कितनी निकल के आई 1.26, कितना निकला, 2 डिजिट तक लिखो, से ज्यादा जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखो 40.51 डिवाइडेड बाई 32, यहाँ डिवाइड किया तो देखो कितना आया 1.26। द नेक्स्ट वन हम यहाँ पर कितना है 30.38 डिवाइडेड बाई आपका आ गया है 16, जैसे डिवाइड किया तो कितना आया 1.89। चलिए जी, तो इतना इतना तो मुझे नहीं लगता यार कोई कठिन है, इतना तो स्टेप कर ही लोगे। देखो सिंबल सबके तो दिए ही रहते हैं क्वेश्चन में, नहीं तो सिंबल तो तुम्हें याद ही होंगे। परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, एटॉमिक मास दिया ही रहता है, सब कुछ तो दिया है। तो अगला वाला कॉलम तो खुद ही निकाल लिया करोगे, एटॉमिक रेशियो। जो नेक्स्ट कॉलम होता है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, किसी को याद है अगला कॉलम कैसे करते थे? 10th एसएससी वालों को तो याद ही होगा, बताओ। हाँ ठीक है, चलिए चलिए सभी लोगों को पता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको पकड़ो। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है 1.26, इनमें से सबसे ये या ये ले लो या ये ले लो, उसी से सबको डिवाइड करोगे। उसी से सबको डिवाइड करने का मतलब 1.26 डिवाइडेड बाई 1.26, जैसे किया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे देखो कितना आया 1.26 डिवाइडेड बाई 1.26, जैसे डिवाइड किया तो 1 आया, वहां पर 1.89 डिवाइडेड बाई 1.26, जैसे डिवाइड किया तो अराउंड 1.5 आना चाहिए जितना मुझे लग रहा है, 1.89 डिवाइडेड बाई 1.26, हाँ तो 1.5 आ रहा है, वेरी गुड। अब अगर थोड़ा ध्यान दो प्यारा बेटा, अगर प्यारा बेटा यहाँ पे ये नंबर जो आ रहे थे ये ऐसे ना आया होता, नंबर प्रॉपर ऐसे आए होते 1 2 3 कुछ ऐसा आया होता, तब तो डायरेक्ट सीधा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता, तब तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाता Na के आगे 1 होता, सल्फर के आगे 2 होता, ऑक्सीजन आगे 3 होता, तो सीधे इंपेरिकल फॉर्मूला ये हो जाता। मतलब जो ये तुम निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। वो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो अगर डेसिमल में ना आया होता तब तो डायरेक्ट जो वैल्यू होती उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख देते, लेकिन जब कभी भी ये डेसिमल में आ जाए तब तुम्हें एक एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत पड़ती है। मैंने फिर से बोला था इसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी, हमेशा नहीं। तो यहां पर जरूरत पड़ने के हिसाब से तुम इनको एक ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये सबके सब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन होगा जिससे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ये 2 होगा। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इंटीजर में कन्वर्ट करना टास्क है तुम्हारा,
यहाँ पहले इंटीजर में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ अब तुमने मल्टीप्लाई करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो जब इसकी जरूरत पड़े तब यूज करो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की। पहले से इंटीजर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ तो लो इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, वेरी गुड। अब आपके सामने इंपेरिकल फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला निकलेगा Na के आगे 2 Na2, सल्फर के आगे 2 Na2S2, ऑक्सीजन के आगे 3। तो यहां देखो मेरे सामने इस कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। आपको ये पर्टिकुलर कुछ फॉलोइंग कॉलम्स यूज करने हैं। ये जो फ्रेमवर्क हमने बताया इसी फ्रेमवर्क का यूज करना। आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में मत सॉल्व करना, नहीं तो वो लेंदी हो जाता है और थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसे यूज करोगे, एरर होने के चांस कम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। अच्छा, पोटेशियम एंड क्रोमियम, नेक्स्ट इज वो है इनके एटॉमिक मास जो है। मैं एक सेकंड पुरानी फाइल दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बता दे रहा हूँ मैडम, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट देख लीजिए पुरानी फाइल। जिसको देखना है एक बार सारे कॉलम देख लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ अगला वाला क्वेश्चन। देख लो जोड़ा जल्दी से। ठीक है चलिए। अब नेक्स्ट लिखिए, ये क्वेश्चन जो अगला मैं बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन करिए जल्दी से। मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, एक मिनट की। ये क्वेश्चन लिखिए। अब इस क्वेश्चन में जो मुझे लगता है जो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए वो चीजें मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूं। एक तो पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल जो होता है वो क्या होता है के। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 39, याद होना चाहिए था, नहीं याद है कभी मैं लिख दे रहा हूँ। क्रोमियम Cr होता है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 51.9 होता है। अराउंड 52 आप लेके चल सकते हो, वैसे 51.9 चाहे लेके चलो। और रिमाइंडर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, दैट इज 16। तो जिन बच्चों को आता है वो सब लोग, जिनको समझ में आ गया है वो जल्दी से करके दिखाएं। मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला के 2 क्वेश्चन केवल इसीलिए पुट करके रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए जल्दी से। आपका पहला कॉलम जो होता है, आप कॉलम बनाओगे वो एलिमेंट होता है। जल्दी जल्दी करिए, बाकी बच्चों को समझा रहा हूँ। सेल में सिंबल लिखोगे, सिंबल में देखो पहले कौन है, पोटेशियम है, फिर क्रोमियम है, रिमाइंडर ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन लिखोगे। परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है जिनको आता है जल्दी लिख रही 26.56 हो गया। इसका परसेंटेज कितना हो गया 35.41 हो गया। और कह क्या रहा है, रिमाइंडर इज क्रोमियम। अब रिमाइंडर इज क्रोमियम का मतलब इनका सम जो होगा वो सम ऐड करके 100 से घटा दोगे, क्योंकि सारे परसेंटेज का सम 100 ही होता है। तो आप सम ऐड करके घटा दीजिए, तो 26.56 प्लस 35.41 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 38। ठीक, अगले में इनका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया रहता है, मैं कई बार बोला हूँ, यहाँ पर चलो मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज 39। इसका जो हो गया वो 51.9 लिख दिया, इसका जो है हमने लिख दिया 16 लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम जो होता था वो एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो होता था। एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो होता था, आप पीछे जाके कॉलम देख लीजिए। मोल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, आप एटॉमिक रेशियो या मोल्स ऑफ एलिमेंट जो भी निकालना चाहो। मोल ऑफ एलिमेंट आ गया, बताओ आंसर। K2Cr2O7। हाँ वेरी गुड, K2Cr2O7 आ जाएगा। तो अब जिसको नहीं आ रहा उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो 26.59 डिवाइडेड बाई 39 करोगे, यही करते हो, सबको परसेंटेज कंपोजिशन को मास से डिवाइड करा देते हो। यहाँ पर क्या जाएगा 35.41 डिवाइडेड बाई 51.9 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 38.03 डिवाइडेड बाई 16 आएगा। सात्विक जल्दी जल्दी बताओ कितनी कितनी वैल्यू आई इनके। सर पहली आई है 0.68, दूसरी भी 0.68 और तीसरी है 2.38। ठीक है 2.38। अब आपको अगला कॉलम जो करना था वो आपको मोलर रेशियो निकालना था। मोलर रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू होती थी उससे सबको डिवाइड करना था, इससे सबको डिवाइड करोगे तो 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68, ये कितना निकल के आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ पे 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68, ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 2.38 डिवाइडेड बाई 0.68, तो ये निकलेगा 3.5 आया होगा ना। यस सर। ठीक है, अगला क्या करोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जब जरूरत पड़ता है तभी, जब ये डेसिमल में आ जाए, डेसिमल में ना आए तो जरूरत नहीं पड़ता है। अब सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 और यहाँ 7 आ जाएगा। सबको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आता होगा कई बच्चों को जिनको नहीं आता उनको मैं बता रहा हूँ।
अब देखो आपके सामने ये नंबर आ गया, तो के आगे लिखा है 2, क्रोमियम के आगे लिखा है 2, ऑक्सीजन के आगे लिखा है 7। तो देखो ये निकल के आ जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला के 2 क्वेश्चन केवल इसलिए कराए जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में अगर हम जाएं तब तो क्वेश्चन एक ही है, केवल आयरन और ऑक्सीजन करके दिया हुआ है, और एक इंटेक्स्ट में दिया है। तो बुक में तो बहुत छोटे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन देके प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए ये कॉलम आपको पता होना चाहिए, ये जो फ्रेमवर्क है ये पता होना चाहिए। ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, एंड आफ्टर दैट 2 क्वेश्चन करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इस चीज को आपको समझाता हूं। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले थोड़ी थ्योरी समझ लीजिए यहाँ पे। चलिए जितने भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है। एक बात बहुत अच्छे से सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो सर क्या चीज है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट। तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता कैसे है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, तुम यहां पर एक n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, किसको, इंपेरिकल फॉर्मूले को। इंपेरिकल फॉर्मूले को जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करते हो n से, वैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला यहां पे मैं बता रहा हूं, उस चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। पहली बात, अब सर n कैसे निकलेगा, हाउ वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ n। n निकालने का तरीका क्या है, इसका तरीका है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहते हैं, ठीक, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, मोलर मास। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हम लिखते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये फॉर्मूले तो अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें कौन सी क्या चीज होती है ये मैं बता देता हूं। जैसे वाटर का टोटल मास 18 नहीं निकालते थे, वो मॉलिक्यूलर मास होता था। तो जो एक चीज दिमाग में बैठा लो सभी लोग बहुत अच्छे से कि ये तो 100% गिवन होगा क्वेश्चन में, ये 100% गिवन ही होगा क्वेश्चन में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखी होगी या इनडायरेक्टली लिखी होगी, ठीक। ये तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए कि इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही होगी जब न्यूमेरिकल आएगा। मतलब ये मान के चलो कि कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो ऑलवेज, हमेशा मेरा प्यारा बच्चा, जो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, बिना क्वेश्चन इसके होता ही नहीं। मॉलिक्यूलर मास दिया ही होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में तो सीधे वैल्यू लिख देगा, इनडायरेक्टली में क्या करते हैं ये लोग, मतलब कभी कभी वो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट नहीं देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं देते हैं तो क्या कहते हैं कि कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दे देंगे। सर ये वेपर डेंसिटी क्या होता है मैं सिखाऊंगा। डेंसिटी किसी भी एलिमेंट की हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेशियो में निकाली जाती है जब, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जाना अभी। तो वेपर डेंसिटी देगा कंपाउंड की। सर उससे क्या करेंगे, उससे तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मतलब क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर मास दे रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दे रखे होंगे तो क्या दे रखे होंगे, वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी दे रखे होंगे तब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके वेपर डेंसिटी कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हमारे सामने ये तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना, मॉलिक्यूलर मास वाला कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्यों नहीं बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो तो दिया ही रहता है। नहीं दिया होगा तो वेपर डेंसिटी दिया होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके तब भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा और 2 इंटू वेपर डेंसिटी करके निकाल देंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, अभी तुमको थोड़ी देर पहले निकालना क्या सिखाया था मैंने, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाया था। तो इसमें क्या होता है, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूला पता करो, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दिया है तो अच्छी बात, नहीं लिखा होगा तो टेबल करके बना के निकाल लोगे। दूसरा स्टेप, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला मास। फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि एक इंपेरिकल फॉर्मूला निकला, ये जैसे ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे थे, तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला था, ये तो निकला था। अब ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला ये निकला था, तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। अब आपने ऐड कर लिया तो ये 14 प्लस 16 कितना निकला 30। तो देखो ये कितना निकला मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकला कितना, दैट इज 30।
तो जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला तुम निकालोगे उसका मास निकाल सकते हो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है प्यारा बेटा। क्यों बहुत बड़ा टास्क नहीं है? क्योंकि उसको निकालने के लिए तो खाली बस जो इंपेरिकल फॉर्मूला तुम निकाले थे। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला सर कैसे निकालेंगे? ये कर क्या रहे थे? ये टेबल से क्या कर रहे थे? इंपेरिकल फॉर्मूला ही तो निकाल रहे थे। अब जैसे ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकला तो इनमें सबका मास ऐड कर लो। सोडियम का 23, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 3 है और होता कितना है? 16 होता है। ऐड कर लो। जैसे ऐड कर लिए तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकल के आ गया। कौन सी बड़ी बात है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब वापस आ जाओ, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मॉलिक्यूलर मास हम यहां रख देंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जिसको निकालना मैंने सिखाया है। उससे क्या निकलेगा? एन निकलेगा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 मैं उल्टा लिखा हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में एन की वैल्यू यहां रख दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे माना एन की वैल्यू 2 आया, लेट, और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था? CH2, लेट। तो सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे मल्टीप्लाई करने का C2H4O2, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए मैंने एक पहले समझाया है यहाँ पे अच्छे समझ लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। n मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास दिया होता है, नहीं दिया होगा तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी करके निकाल लेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है उसका मास होता है। मोलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर लो, उससे n निकल के आ जाएगा। n की जो वैल्यू होगी जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कराओगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये एक मोड और वे होता है जिस तरीके से तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलिए मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। अब क्वेश्चन में देखो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। मैंने पहले ही बोला था कि जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, नहीं दिया होगा तो वेपर डेंसिटी दिया होगा। तो चलो, तो आप पहले मॉलिक्यूलर मास ही निकाल लो, काहे पहले परेशान होना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए ही चाहिए। तो वो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 94, जैसे सॉल्व किया तो कितना निकला? 8, 188। चलिए जी, अब टेबल बनाओ। आप रह क्या गया, टेबल तो बनानी पड़ेगी ना, इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकालने पड़ेगा ना एन निकालने के लिए, क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जब भी एग्जाम में आए तो जल्दी जल्दी मत करना, आप प्रॉपर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। स्टेप पे मार्क मिलते हैं कभी कभी। अब क्वेश्चन में पहले स्टेप पे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो पहले स्टेप पे एलिमेंट लिख लो, दूसरे स्टेप पे इनका परसेंटेज लिख लो, तीसरे स्टेप पे इनका एटॉमिक मास लिख लो, चौथे स्टेप पे इनका क्या निकालते थे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स लिख लो। कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रहे थे? एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो, एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो जो होता था, मोल रेशियो। चलिए जब देखते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। एलिमेंट कौन कौन थे? कार्बन था, हाइड्रोजन था, ब्रोमीन था। जल्दी से निकालिए इंपेरिकल फॉर्मूला कोई लोग। कार्बन का कितना निकला? 12.67, हाइड्रोजन का कितना निकला? 2.13, ब्रोमीन का कितना निकला? 85.11। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, जिसको ना पता हो। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का 80। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता था? परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो ये कितना आ जाएगा? 12.67 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ जाएगा 2.13 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ जाएगा 85.11 डिवाइडेड बाई 80। ठीक, किसी की ये वैल्यू निकली हो तो बताओ, नहीं तो मैं देखूं। ठीक है, बोरोन का 80 होता है, 10 होता है। ब्रोमीन है बेटा, ब्रोमीन का मास देखो, ब्रोमीन का मास एटॉमिक मास 80 होता होगा ना। ओके। ठीक है, ब्रोमीन चेक कर ले रहा हूँ। ब्रोमीन को चेक क्या करना है? होता ही है, तुम तो ऐसे डाउट में डाल देते हो जैसे कि ब्रोमीन एटॉमिक मास 80 होता होगा। हाँ 80 होता। अब मेरा प्यारा बच्चा जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लिया तो 12.67 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 1.05 आ गया, 1.05। ये 2.13 है, यहाँ पर डिवाइड कर लिया 85.11 डिवाइडेड बाई 80, ये 1.06, ये भी 1.06 आ गया। अब डिवाइड करो, जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसे सबको डिवाइड करो, तो 1.05 डिवाइडेड बाई 1.05, यहाँ पे 1 आ गया। 2.13 डिवाइडेड बाई 1.05, ठीक है। 2.13 डिवाइडेड बाई 1.05, ये लगभग 2.02 आया। तो 2.02 आया मतलब लगभग 2 ही।
जब ज्यादा अंतर हो तब मान के चलते हैं ना, ऐसे तो वही आ जाता है। अब 1.06 डिवाइडेड बाई 1.05 तो अप्रॉक्सीमेट 1 ही आ जाएगा। तो पहले से ही इंटीजर आ गए, 1 2 1 पहले से इंटीजर आ गए, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला देखो निकल के आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला? इट इज CH2Br, सिंपल वे में। अच्छा n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू कैसे निकलेगा? n की वैल्यू जल्दी से निकालिए। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास देखो कितना निकला था? 188, ऊपर देखो। ठीक, ये देखिए यहाँ। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का 80। तो पूरा जब ऐड करोगे तो ये कितना निकलेगा? 14 और 94। 94। यहाँ आपने 94 से डिवाइड कर दिया। देखो n की वैल्यू कितनी निकली? 2 निकली। n की वैल्यू 2 निकली। अब मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू निकली 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2Br। आप 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C2H4Br2, C2H4Br2। ये देखो क्या निकला मेरा प्यारा बच्चा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया। आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हुआ करे। एक सिंपल क्वेश्चन से मैंने सारी चीज समझा दी। इसी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते हैं, लैंग्वेज बदलते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला है इसमें इतने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो थोड़ा फॉर्मूला रीअरेंज करना पड़ेगा वाटर के मॉलिक्यूल निकाल करके। अब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं 1 घंटा केवल इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कराऊं। तुमको 98% तक की जानकारी पूरी हो गई है। 2% आप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगोगे वैसे ही अपने आप को आइडिया आने लगेगा। जैसे प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी, आप थोड़ा सा सॉल्यूशन देखोगे, समझ में आ जाएगा। जितनी नीड है कॉन्सेप्ट की वो लगभग मैंने पूरा दे दिया है। जब भी कोई एलिमेंट ना दिया हो तो उसका परसेंटेज ना दिया हो तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए बाकी के एलिमेंट के परसेंटेज ऐड करके 100 से घटा देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते कैसे हैं आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, पूरा स्टेप दिया हुआ है। एक बार प्रॉपर देखिए, समझिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई खास बहुत ज्यादा समस्या वाली बात यहाँ पर है। एक बार देख लीजिए। जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।